हे गाइस, दिस इज विष्णु सोलंकी एंड यू आर वाचिंग स्टेप अप मैथ्स। सो आज का हमारा टॉपिक है मेट्राइसिस। दिस इज अवर थर्ड चैप्टर इन द स्टैंडर्ड 12th मैथ्स एनसीईआरटी। तो ये हमारा तीसरा हमारा चैप्टर है। तो आज हम क्या क्या पढ़ेंगे ये लेक्चर सीरीज में। तो मेट्राइसिस क्या होता है, किस तरह से उसको एक टेबुलर फॉर्म में हम लिखते हैं और उसका सॉल्यूशन, इतनी चीज़ें हम ये लेक्चर सीरीज में आज हम कवर करेंगे। सो चलो एक मेट्राइसिस को किस तरह से लिखते हैं ये एक एग्जांपल से समझे। राधा हैज 50 नोटबुक एंड 6 पेन्स। राधा के पास 15 नोटबुक्स एंड 6 पेन है। तो अगर दोनों को मुझे एक साथ लिखना है तो मैं एक छोटा सा टेबल क्रिएट करूंगा। ओके, 15 नोटबुक्स और 6 पेन है राधा के पास, तो मैंने इस तरह से उसको एक टेबुलर फॉर्म में लिखा। अब फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक राधा नहीं है, यहाँ पे 3 लड़कियां एक साथ है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट राधा, सिमरन एंड गौरी। हम तीनों लड़कियों को के बारे में एक साथ बात कर रहे हैं। तो तीनों के पास नोटबुक और पेन अवेलेबल है। एक के पास एक नोटबुक एक पेन अवेलेबल है, तो मतलब एक लड़की के पास 2 आइटम्स अवेलेबल है। एक लड़की के पास 2 आइटम है, तो 3 लड़की के पास ऑब्वियसली 6 आइटम्स होगी। तो ये 6 के 6 नंबर ऑफ आइटम्स को हम एक टेबल में किस तरह से क्रिएट करें। तो देखो, राधा के पास 15 नोटबुक और 6 पेन है, सिमरन के पास 10 नोटबुक और 4 पेन है, और गौरी के पास 18 नोटबुक्स और 2 पेन है। तो ये सारे के सारे डेटा जिसको हम फंक्शंस कहते हैं, सारे के सारे डेटा या तो फंक्शंस या तो एलिमेंट्स, इसको हम एक टेबुलर फॉर्म में अगर उसको रिप्रेजेंट करें, एक टेबुलर फॉर्म में इसको हम रिप्रेजेंट करें, तो ये इसको कहते हैं मैट्रिक्स। ये आपका मैट्रिक्स हो गया, जिसमें ये हॉरिजॉन्टल लाइन्स है जिसको उसको कहते हैं रो, और ये वर्टिकल लाइन्स को कहते हैं कॉलम। अच्छे से याद रखना, ये आपके रोस बनेंगे और ये आपके कॉलम बनेंगे। और यहाँ पे रो इंटू कॉलम लिखा जाता है। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे 3 रो है और 2 कॉलम है, तो ये 3/2 मैट्रिक्स हुआ। ये 3/2 मैट्रिक्स हो गया। तो मैट्रिक्स की एक सिंपल डेफिनेशन क्या होगी कि मैट्रिक्स इज अ ऑर्डर रेक्टेंगुलर एरे ऑफ अ नंबर ऑफ फंक्शंस। नंबर ऑफ फंक्शंस को मैं एक ऑर्डर रेक्टेंगुलर एरे के फॉर्म में मैं उसको रिप्रेजेंट करूं। फंक्शंस कह सकते हो, एलिमेंट्स कह सकते हो, तो उसको कहते हैं मैट्रिक्स। दिस इज योर मैट्रिक्स। अब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है वो थोड़ा देखें। सो नाउ ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स क्या होता है ये अभी हम देखें। ओके, इफ द मैट्रिक्स हैविंग m रोस एंड n कॉलम्स। देखो, अगर मैट्रिक्स के पास m रोस है और n कॉलम्स है, तो इस कॉलम मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m इंटू n। देखो, एक मैट्रिक्स के पास m रोस है और n कॉलम है, तो उस मैट्रिक्स को m इंटू n कहा जाता है। जैसे हमने देख लिया, अगर 2 रो है और 3 कॉलम है तो मैट्रिक्स 2/3 कहा जाता है। 3 रो 2 कॉलम्स, तो 3 इंटू 2 मैट्राइसिस, 3/2 मैट्राइसिस जो यहाँ पे लिखते हैं हम। देखो, तो ये मैट्राइसिस को लिखा किस तरह से है, इसको समझने से पहले आपको ये समझना जरूरी है कि ith रो और jth कॉलम। अगर रो की बात आती है तो उसमें ith रो होता है, और अगर कॉलम की बात आती है तो उसमें jth कॉलम ये लोग सपोज करते हैं। मतलब I और J एक नंबर है, सपोज किया हुआ नंबर है। क्या है, कौन सा नंबर है? 1 और m। 1 और m के बीच में कोई भी एक नंबर ले लो, 1 और m के बीच में कोई भी एक नंबर ले लो, उसे कहते हैं I। और 1 और n के बीच में कोई भी एक नंबर ले लो तो उसे कहते हैं j। सो I और j एक नंबर है। तो यहाँ पे देखें, अब जो ये चीज़ यहाँ 1 1 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि इसमें ये फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम में है। फर्स्ट पहले रो होता है फिर कॉलम होता है, तो एलिमेंट्स को इस तरह से ही लिखते हैं। तो ये फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम में है, ये सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम में है, ये ith रो। मैंने क्या बोला, रो में I यूज होता है, तो ये ith रो एंड फर्स्ट कॉलम में है। ये m रो एंड फर्स्ट कॉलम में है। रो को m लिखा जाता है, मतलब कि बहुत सारी mth रो हम कह सकते हैं ना कि नंबर ऑफ रोज, तो उसको mth रो एंड फर्स्ट कॉलम में है ना। अब सेकंड कॉलम की बात आ रही है। सेकंड कॉलम की बात आ रही है तो आप देख सकते हो कि यहाँ हर जगह 2 लगा हुआ होगा, पीछे हर जगह 2 होगा। ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये क्या होगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम। ये ith रो सेकंड कॉलम, ith रो मतलब क्या, ऐसे ith रो और कॉलम सेकंड, और ये mth रो सेकंड कॉलम। ओके, अब थर्ड कॉलम की बात करें तो हर जगह आपको 3 मिलेगा। जैसे कि ये फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, अब यहाँ ith रो थर्ड कॉलम और mth रो थर्ड कॉलम। अब यहाँ पे, अब देखो, आपको इतना पता है कि यहाँ जाते जाते, मतलब जैसे ही मैं डाउन जाता हूँ तो पहले मुझे I आता है और फिर m आता है। दिख रहा है, पहले I आता है और फिर m आता है। तो वैसे ही अगर आप ऐसे जाओगे
तो पहले आपको जे आएगा और फिर एन आएगा, क्योंकि जेथ कॉलम होता है, वैसे ही जैसे ही आइट थ्रो होता है वैसे ही जेथ कॉलम होता है, वैसे ही एम रो है वैसे ही एन कॉलम है। यस और नो? तो ये 3 पूरा करने के बाद अब यहां से देखो, ये फर्स्ट रो है एंड जेथ कॉलम है, जेथ कॉलम है। जेथ मतलब अब आगे जाने के बाद कॉलम को 3 के बाद कॉलम को अब जे लेंगे। अब सिमिलरली ये सेकंड रो है एंड जेथ कॉलम है, वैसे ही ये आई जे है, मतलब कि अब यहाँ पे आपको पता है कि ये थर्ड रो में एंटर करने के बाद आई यूज करते हैं और यहाँ पे तो जे ही यूज कर रहे हैं, तो ये आइथ रो एंड जेथ कॉलम है। इसको मैट्रिक्स को एक्चुअली मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट ये वेरिएबल से करते हैं। कोई भी मैट्रिक्स को, मैट्रिक्स होता है तो आइथ रो एंड जेथ कॉलम का एक मैट्रिक्स है, जो कितने बाय कितने का है वो डिपेंड करता है कि वो m बाय n का होता है। ठीक है, तो वैसे ही ये m थ्रो एंड जेथ कॉलम। ओके, अब ये जे सीरीज कंप्लीट हो गई, यहाँ पे जे कॉलम में जे सीरीज कंप्लीट हो गई, तो अब आएगी n सीरीज। तो आप देख रहे हो कॉलम में हर जगह n होगा, और यहाँ तो सिमिलरली 1 2 i और m हर जगह यही रहता है, 1 2 i m 1 2 i m। देखो रो सीरीज सेम है, रो सीरीज सेम होती है 1 2 i m, बट द कॉलम में आप देख रहे हो कि यहाँ कंप्लीट होने के बाद जे सीरीज स्टार्ट होती है और फिर एन सीरीज स्टार्ट होती है। तो इस तरह से एक मैट्रिक्स को इसने ऑर्डर फॉर्म में लिखा है, और लास्ट में आएगा m इंटू एन। अब ये कितने बाय कितने का है, चलो मैं इस सबको मैं एलिमेंट काउंट करूं तो 1 2 3 4 5, तो मुझे पता है 5 कॉलम है और रोज कितने हैं 1 2 3 4, रोज 4 है। तो ये 4 बाय 5 का मैट्रिक्स हो सकता है, अगर इसको ith और m के फॉर्म में ना लिखें तो ये 4 बाय 5 का मैट्रिक्स हो सकता है। तो यहाँ पे 4 इंटू 5 आता है। तो कोई भी एक मैट्रिक्स को लिखा ये फॉर्म में जाता है, मैट्रिक्स आई जे m इंटू एन, जहाँ पे i और j एक वैल्यू है, सपोज की हुई वैल्यू है, 1 और m के बीच में होता है उसको i कहते हैं, और 1 और n के बीच में होता है उसको j कहते हैं। ठीक है, सो नाउ टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, कितने टाइप के मैट्रिक्स होते हैं वो थोड़ी अब हम देखें। मैट्रिक्स, सो कितने टाइप के मैट्रिक्स होते हैं हम यहाँ देख सकते हैं। सो आपको यहाँ पे भी स्क्रॉल होता हुआ दिखेगा मैट्रिक्स के टाइप थोड़े बहुत। कॉलम मैट्रिक्स, अब कॉलम मैट्रिक्स का एक्चुअल मीनिंग क्या है? देखो कोई भी मैट्रिक्स बनता है रो और कॉलम से। अगर ऐसा एक मैट्रिक्स है, अगर कॉलम मैट्रिक्स उसको कहते हैं जिसमें आपको एक ही कॉलम अवेलेबल दिखती है, ओनली 1 कॉलम, एक ही कॉलम अवेलेबल है, यहाँ पे 2 3 4 ये सब कॉलम नहीं होगी, सिर्फ एक ही कॉलम होगी, तो उसे हम कहेंगे कॉलम मैट्रिक्स। अब यहाँ देख सकते हो कि यहाँ एक ही कॉलम अवेलेबल है, 3 रो अवेलेबल है, 0 √3 - 1। अब यहाँ m इंटू एन रो इंटू कॉलम लिखते हैं, तो यहाँ रो है 3, तो मैंने यहाँ 3 लिखा है, कॉलम एक ही है, एक कॉलम है, इसलिए इसको हम कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स। तो सिमिलरली एक ही रो अगर अवेलेबल होगी तो उसे हम रो मैट्रिक्स कहेंगे। तो यहाँ देख सकते हो कि यहाँ 3 अलग अलग कॉलम अवेलेबल है और रो सिर्फ एक ही है, तो ये 1/3 मैट्रिक्स होगा, ये मैट्रिक्स होगा 1/3, 1 रो एंड 3 सेपरेट कॉलम्स। तो वैसे ही इसको हम लिख सकते हैं m इंटू एन। अब n यानी कि नंबर ऑफ कॉलम्स, ये यहाँ पे 1 है, m यानी कि नंबर ऑफ रोज जो यहाँ पे 1 है। अब स्क्वायर मैट्रिक्स उसको कहते हैं जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होते हैं। अब ये 3/3 मैट्रिक्स का एग्जांपल मैंने यहाँ लिखा, आप 4/4 लिख सकते हो, 5/5 लिख सकते हो। मैट्रिक्स सिंपल जिसमें नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हो तो वो होता है स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे 2/2, 3/3, 4/4, 5/5, ये सब स्क्वायर मैट्रिक्स का एक बेसिक एग्जांपल्स हैं। सो नाउ फोर्थ एग्जांपल, अब फोर्थ टाइप है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स का एक्चुअल मीनिंग क्या है? देखो इसका मीनिंग ये है कि ऐसे एलिमेंट जो डायगोनल के अलावा जो एलिमेंट है, डायगोनल मतलब क्या? देखो ये डायगोनल है, ये पूरा मैट्रिक्स का डायगोनल है, इसके अलावा जितने भी एलिमेंट्स है वो सब जीरो हो। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल के अलावा जितने भी आपके एलिमेंट्स दिखे वो सब जीरो हो, तो उसे कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। तो ये एक एग्जांपल है डायगोनल मैट्रिक्स का। कोई भी अगर एक सिंगल एलिमेंट है तो वो सब मैट्रिक्स में कवर होता है, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स भी कहा जाएगा। यहाँ पे डायगोनल मैट्रिक्स में ये 2 एनिमल डायगोनल के एलिमेंट है, उसके अलावा बाकी के जितने भी एलिमेंट्स रहेंगे वो जीरो रहेंगे, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स इसको कहते हैं। अब है ये स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स मीन्स व्हाट, कि उसके जो डायगोनल के एलिमेंट्स है अगर आपको इक्वल मिलते हैं, डायगोनल के एलिमेंट अगर आपको इक्वल मिलते हैं तो उसको कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स। देख रहे हो डायगोनल के एलिमेंट्स यहाँ पे इक्वल है। देखो ये सिंगल एलिमेंट वाला है, वो सब में इंक्लूड होने ही वाला है, पर डायगोनल के एलिमेंट अगर इक्वल है तो उसको हम कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स। सो नाउ नेक्स्ट टाइप इसे देख लें, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बारे में आपने बहुत बार सुना होगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का एक्चुअल मीनिंग ये है कि जो भी डायगोनल एलिमेंट्स हैं, ये जो भी डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो 1 होते हैं। अब आप देख रहे हो
जो भी डायगोनल एलिमेंट्स होंगे यहाँ पे 1 आएगा, आई एम सॉरी, जो भी डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो उसके 1 होंगे, और रेस्ट जितने भी उसके अलावा जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सब 0 होंगे। देख रहे हो आप, ये डायगोनल एलिमेंट्स हैं, ये 1 है, ये भी डायगोनल एलिमेंट्स है, ये सब 1 रहेंगे, और उसके अलावा जितने भी रिमेनिंग एलिमेंट्स है वो सब 0 रहेंगे। तो उसे कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिसेस। ये उसका नोटेशन है, उसको आई से डिनोट किया जाता है। सो नाउ जीरो मैट्रिसेस, जीरो मैट्रिसेस में उसको नल मैट्रिसेस भी कहा जाता है। मतलब सारे के सारे एलिमेंट्स अगर आपके 0 है, सारे के सारे एलिमेंट्स आपके मैट्रिसेस के अगर 0 है तो उसे कहा जाता है जीरो मैट्रिसेस। रह जाता है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। अब ये क्या होता है देखें, देखो इक्वालिटी मैट्रिसेस उसको कहेंगे जिसमें दोनों मैट्रिसेस के ऑर्डर आपको सेम मिले, दे आर ऑफ द सेम ऑर्डर। जैसे कि मेरे पास ये 2 मैट्रिसेस है, अगर इसके 2 सेम ऑर्डर होंगे तो मैं कह सकता हूं A इक्वल टू B होता है। तो ये इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस एक एग्जांपल से यहां पे समझे। ओके, ये क्या लिखा हुआ है x+3। अगर ये दोनों मैट्रिसेस सेम है, अगर ये दोनों मैट्रिसेस इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस के कंडीशंस को फॉलो कर रहे हैं तो इसका मतलब ये दोनों सेम होंगे। मतलब कि x+3 0 के बराबर होगा, z-4 6 के बराबर होगा, 2y-7 3y-2 के बराबर होगा। सो समझ रहे हो, इस तरह से उसके जो ऑर्डर्स है वो सेम मिलेंगे। सो x+3 अगर 0 के बराबर होगा तो x की वैल्यू मुझे मिलती है -3, -6 तो इसका तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है, b-3 2b-4। तो यहाँ b की वैल्यू मिलेगी 1। z-4 अगर 6 के बराबर होता है तो -4 वहां पे जाएगा तो +4 हो जाएगा, तो z की वैल्यू मिलेगी 10, 6 + 4 10। a-1 -3 के बराबर होता है तो 1 वहां पे जाएगा तो 1 - 3 -2, a की वैल्यू मिलेगी -2। -21 ये तो कैंसिल हो गया। 2y-7 3y/2, 2y-7 = 3y-2, 2y वहां पे जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ओके, 2 यहाँ पे आएगा तो प्लस हो जाएगा, 2 - 7 होता है -5, 0 और 2c -2 तो -2, और इसका c का आंसर आएगा -1। देखो हम कंपेयर कर रहे हैं, हमको पहले से ही बता दिया है कि ये दोनों इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस हैं, तो आपको a b c और x y z की आपको डायरेक्टली वैल्यू यहाँ पे मिल गई। तो इक्वालिटी मैट्रिसेस क्या होता है, यू नो दैट नाउ। सो नाउ वी आर स्टार्टिंग अवर एक्सरसाइज 3.1। ओके, सो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, हमको एक मैट्रिसेस यहाँ पे दिया हुआ है। कितनी रोज है यहाँ पे, तो यहाँ पे टोटल 3 रो है और कॉलम है 4। ठीक है, तो इसके अलग अलग हमें डेटा के आंसर देने हैं। फर्स्ट द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिसेस, मैट्रिसेस का ऑर्डर क्या होगा, तो आपको दिख ही रहा है कि ऑर्डर हमने अभी लिखा, मैट्रिसेस का ऑर्डर होता है 3/4 मैट्रिसेस। ये 3/4 मैट्रिसेस है तो इसका ये ऑर्डर हुआ 3/4। अब सेकंड है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसके होंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट्स मीन्स व्हाट, कि जितने भी एलिमेंट है उसको आप कैलकुलेट करो, अदरवाइज डायरेक्ट 4 3 12, हम ऐसे भी डायरेक्ट कह सकते हैं क्योंकि ये भी तो ऑर्डर दिखा रहा है, और ऑर्डर के एलिमेंट्स को अगर रो और कॉलम को मल्टीप्लाई करें तो हमें मैट्रिक्स के नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट राइट द एलिमेंट्स, हमें कुछ एलिमेंट्स हमें लिखने हैं यहाँ पे, A21 A33 A24 एंड A23। चलो ये एलिमेंट्स हमें मैट्रिसेस में से फाइंड करके यहाँ पे लिखना है। देखो जो फर्स्ट होता है वो रो होता है, देन कॉलम, फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम। तो फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम हमारा ये आएगा 19, दिख रहा है। सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, देखो सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, यानी कि इसका आंसर आएगा 35। थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम, ये आएगा -5। नाउ सेकंड रो फोर्थ कॉलम, सेकंड रो फोर्थ कॉलम 12 एंड सेकंड रो यानी कि ये, और थर्ड कॉलम यानी कि 5/2। तो ये एकदम इजी था, इस तरह से आपको आंसर्स देने होते हैं। से नाउ सेकंड क्वेश्चन, पॉसिबल ऑर्डर्स ऑफ 24 एलिमेंट्स। ओके, अगर हमारे पास 24 एलिमेंट्स है, 24 एलिमेंट्स हमारे पास मैट्रिसेस में अवेलेबल है, एक मैट्रिक्स के फॉर्म में हमारे पास लिखे हुए हैं, तो उसके पॉसिबल ऑर्डर्स क्या क्या हो सकते हैं। देखो तो आपको 24 किस किस के टेबल में आता है, तो उस हिसाब से हम उसको नंबर एलिमेंट्स को अरेंज कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं लिख सकता हूँ 124,
और 24 1। देखो मैं यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिख रहा हूँ, आपको समझना है 1 और 24, यानी कि 1 रो 24 कॉलम, या तो 24 रो 1 कॉलम, इस तरह से आपको इसको समझना है, ठीक है। तो 1 का हो गया, 2 से होता है तो यस होता है, 212, क्योंकि 12 2 24, तो 12 2 भी लिख सकता हूँ। 3 से डिवाइड होता है तो यस होता है, 8 3 होता है, तो 3 8 और 8 3। ओके, 4 से भी होता है, 4 6 एंड 6 4 हो गया। 5 से नहीं होता, 6 तो इसमें इंक्लूड हो गया, 7 8 भी इंक्लूड हो गया। तो बस इतने उसके पॉसिबल ऑर्डर्स हो सकते हैं 24 के, इतने इसमें पॉसिबल ऑर्डर्स हो सकते हैं। कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 ऑर्डर्स मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, इसमें से कोई भी एक हो सकता है, ठीक है ना। और एक क्वेश्चन है, पॉसिबल ऑर्डर्स ऑफ 13 एलिमेंट के पॉसिबल ऑर्डर्स। तो आपको ये चीज़ पता है कि 13 है वो प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर है तो मतलब 1 के अलावा कुछ होगा ही नहीं, तो या तो 1 13 हो सकता है या 13 1 हो सकता है, बस और कोई नंबर से डिविजिबल है ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ 2 ही पॉसिबल ऑर्डर्स मिले मुझे। सो नाउ थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है? कंस्ट्रक्ट 18 के पॉसिबल ऑर्डर्स, 18 के और 5 के पॉसिबल ऑर्डर्स। चलो इन दोनों के पॉसिबल ऑर्डर्स मुझे लिखना है। किस तरह से होगा? जो जैसे पहले सेम किया, पहले 1 से लिखो, 1 18 18 1। अब 2 से करेंगे तो 2 9 और 9 2। 3 से करेंगे तो 3 6 और 6 3। देखो इन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन 18 आता है, 4 से तो होगा नहीं, 5 से भी नहीं होगा, 6 से करूंगा तो यही हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 पॉसिबल ऑर्डर्स यहाँ पे हमें मिले, किसके? 18 के। अब 5 एक प्राइम नंबर है, ये प्राइम नंबर है तो सिर्फ 1 से ही डिवाइड होने वाला है, तो सिर्फ 2 पॉसिबल ऑर्डर्स आपको यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। सो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड क्वेश्चन इज वाज वेरी इजी। कंस्ट्रक्ट ए 2x2 मैट्रिक्स। हमें कौन सा मैट्रिक्स बनाना है? 2x2 मैट्रिक्स बनाना है, ठीक है। चलो 2x2 मैट्रिक्स का मतलब क्या है कि रो और कॉलम दोनों क्या होने चाहिए? 2 होने चाहिए, ठीक है। ऑफ Aij वॉज एलिमेंट्स आर गिवन बाय, सबसे पहले इसका Aij इज इक्वल टू I प्लस j द होल स्क्वायर बाय 2। हमें इसको 2x2 मैट्रिसेस इसके बनाने हैं। ओके देखो सबसे पहले समझो इसका बनाना है। 2x2 मैट्रिक्स का एक स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है वो आपको सबसे पहले यहां पे बनाना होगा। एक 2x2 का स्टैंडर्ड फॉर्म, तो सबसे पहले तो मैं यहां पे चारों तरफ A लिख देता हूं। अब हम सबसे पहले रो प्लांट करते हैं। ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, ठीक है। ये हमने रो लिख दी। अब कॉलम, ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम, ओके। सो ये A11 A21 A12 A22 ये आपको फाइंड करना है। सबसे पहले मैं फाइंड करता हूं A11। A11 का मतलब क्या है? देखो यहाँ पे इसको इन दोनों को अगर मैं कंपेयर करूं तो मुझे I और J दोनों की वैल्यू यहाँ पे 1 है, तो क्या होगा? 1 प्लस 1 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 डिवाइड बाय 2 2। A11 मिल गया। अब A12 फाइंड करता हूँ ये, तो 1 प्लस 2 3 का स्क्वायर 9, तो इसका आंसर आएगा 9/2। A21 का भी 9/2 आता है क्योंकि इसमें भी 2 और 1 को आप ऐड करोगे। और A22 मीन्स 2 प्लस 2 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 डिवाइड बाई 2, इसका आंसर आएगा 8। तो इन चारों आंसर्स को, इन चारों एलिमेंट्स को आप डायरेक्टली ये मैट्रिक्स में पुट कर दो तो इसका आपने 2x2 मैट्रिक्स ऑलरेडी आपने निकाल लिया। समझ में आ रहा है? इट्स वेरी सिंपल। अब और एक दिया हुआ है सेकंड, Aij इज इक्वल टू I/J। ओके चलो I/J दिया हुआ है। I/J मीन्स व्हाट? कि दोनों रो और कॉलम को आपको एक दूसरे के डिवाइड करना है।
1 1 है, 1 डिवाइड बाय 1 क्या आता है, 1 ही आता है। देखो इसके आंसर्स में यहाँ लिख रहा हूँ, नीचे लिख रहा हूँ। ओके 1 2 है तो 1 डिवाइड बाय 2 क्या होता है, 1 बाय 2, तो इसका आंसर आएगा 1 बाय 2। फिर 2 डिवाइड बाय 1 क्या होता है, 2 होता है, एंड 2 डिवाइड बाय 2 क्या होता है, 1 होता है। तो सिंपल इसका आंसर होगा क्या आपका, इसका मैट्रिक्स कैसा बनेगा आपका, तो 1 1 यानी कि यहाँ आएगा 1 2 1, यहाँ आएगा 2 1 2, यहाँ पे आएगा 1 बाय 2 और यहाँ पे आएगा 1। तो इसका मैट्रिक्स आपका कुछ इस तरह से बनेगा अगर ये 2 बाय 2 होता है तो। सो सिंपल है। नाउ थर्ड वन, थर्ड का आंसर हम यहाँ पे ही लिख देंगे। ठीक है चलो, थर्ड मैट्रिक्स कौन सा है देखें, ए आई जे इज इक्वल टू आई प्लस 2j अपॉन 2 द होल स्क्वायर। ओके चलो यहाँ पे देखें, i और j दोनों की वैल्यू 1 1 है, तो 2 + 1 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 बाई 2 का आंसर आएगा हमारे पास। देखो i और j दोनों की जगह मुझे 1 पुट करना है यहाँ पे, अब यहाँ 2 पुट करता हूँ। j की वैल्यू 2 है तो 2 + 2 4 + 1 5 का स्क्वायर 25, 25 बाई 2 कैसे हुआ। अब देखो j की वैल्यू 2 है तो j की जगह 2 डालूंगा तो 2 2 = 4, 4 प्लस i की वैल्यू 1 5, 5 का स्क्वायर 25, 25 बाई 2। अब j की वैल्यू 1 है तो 2 1 = 2, 2 + 2 4 का स्क्वायर 16 बाई 2 होता है 8। ठीक है, डायरेक्टली आपको कैलकुलेशन कर लेनी है। 2 2 = 4, यहाँ डाल रहा हूँ मैं 2 2 = 4, 4 + 2 6 का स्क्वायर 36 बाई 2 18, इसका आंसर आएगा 18। तो इट इज़ वेरी सिंपल, सिर्फ वैल्यू पुट करनी थी आपको। सो नाउ फिफ्थ एग्जाम्पल, कंस्ट्रक्ट ए 3x3 मैट्रिक्स whose एलिमेंट्स आर गिवन बिलो। ओके चलो, हमें 3x3 मैट्रिक्स बनाना है, सॉरी 3x4 मैट्रिक्स बनाना है, 3x4 मैट्रिक्स बनाना है। तो सबसे पहले 3x4 मैट्रिक्स बनाने के लिए उसका स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास होना जरूरी है। 3 रोज, रो कितनी है 3, तो ये 3 मैंने रो क्रिएट कर दी और कॉलम है 4। ओके चलो, ये 3x4 मैट्रिक्स मैंने बना दिया। मैट्रिक्स कुछ इस तरह से है, ए आई जे 3x4 है। ठीक है, अब सबसे पहले रो को प्लांट करें, रो को प्लांट करें। ये फर्स्ट रो है तो यहाँ पे हर जगह मैं 1 लिख दूंगा। ये सेकंड रो है तो यहाँ 2 आएगा। ये थर्ड रो है तो यहाँ 3 आएगा। ठीक है, रोज को मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब कॉलम, ये पहली कॉलम है, फर्स्ट कॉलम है, ये दूसरी, ये तीसरी, और दिस इज योर फोर्थ कॉलम। सो नाउ एलिमेंट्स हमने अच्छे से यहाँ पे पुट कर दिए हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन में क्या है ये देखें। ए आई जे इज इक्वल टू 1/2 इन मोड -3i + j। ओके, हमें इसका आंसर निकालना है। इसके रिगार्डिंग हमें अलग अलग एलिमेंट्स के आंसर निकालने हैं। तो चलो निकालें। सबसे पहले a11, 11 मतलब i और j दोनों 1 है, तो -3 + 1 -2 डिवाइड बाई 2 1 आएगा, क्योंकि -2 का मोड 2 हो जाता है। इतना आप लोग देख लेना। 2 1 यानी कि j की वैल्यू i की वैल्यू 2 है, i की वैल्यू 2 है तो 3 2 = 6, -6 + 1 यानी -5 बाई 2 तो 5/2 होता है। सो नाउ a31, 31 मतलब इसकी वैल्यू 3 है तो 3 3 = 9, -9 + 1 -8, 8/2 होता है 4। अब वो है a12। मैं स्पीड में कर रहा हूँ, आपको डायरेक्टली समझ जाना है। i की वैल्यू 1 है तो -3 1 = -3, -3 + 2 -1 होता है, -1 का होता है मोड 1। अब है a22 मतलब 3 2 = 6, -6 + 2 -4, -4 डिवाइड बाई 2 2। a32 तो 3 की वैल्यू इसकी है तो 3 3 = 9, -9 + 2 देखो 3 3 = 9, -9 + 2 होता है -7, यानी कि इसका आंसर आएगा 7/2।
अब है A13, A13 मतलब -3 प्लस 3 0 हो जाएगा, तो इसका आंसर डायरेक्टली 0 हो जाने वाला है। A23 इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा 6, -6 प्लस 3 तो -3, तो इसका आंसर आएगा 3/2। अब ये है A33, A33 मीन्स -9 प्लस 3 -6 यानी 6/2 होता है 3। अब A14, A24 एंड A34। A14 तो -3 प्लस 4 होता है -1, तो यानी इसका आंसर आएगा 1/2। -6 प्लस 4 -2, तो इसका आंसर आएगा 1, क्योंकि -2 डिवाइड बाई 2 -1 mod 1। 34 तो -9 प्लस 4 5 होता है, तो इसका आंसर आएगा 5/2। ठीक है, मैंने नेगेटिव वैल्यूज़ नहीं लिए क्योंकि यहाँ पे मोड लगा हुआ है। तो कुछ इस तरह से मैंने वैल्यूज़ यहाँ से निकाली है। अब ये सारी की सारी वैल्यूज़ को आपको इस मैट्रिक्स में डाल देना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो और एक कंडीशन इसमें दी हुई है, अगर ये नहीं होता, इसमें और एक कंडीशन दी हुई है, Aij इज इक्वल टू 2i माइनस जे। अब इसको आपको सॉल्व करना है, अभी आप खुद ही कर लेना। 2i माइनस जे सिंपल है। अब देखो यहाँ पे रो और कॉलम की वैल्यू आप डालते रहो, तो आपको अलग अलग वैल्यूज यहाँ पे मिलती रहेगी, और वो वैल्यूज आपका मैट्रिक्स में डाल दोगे तो वो आपका फाइनली आंसर होगा। ठीक है, सो नाउ 6th एग्जाम्पल, y एंड z हमें फाइंड करना है। ओके, क्वेश्चन क्या है? ओके, ये इक्वलिटी मैट्रिसेस है। ओके, अगर ये इक्वलिटी मैट्रिसेस होता है तो आपको x, y एंड z फाइंड करना है। इक्वलिटी मैट्रिसेस मतलब क्या, कि जिस दोनों मैट्रिसेस के ऑर्डर सेम होते हैं। तो मतलब y की वैल्यू तो डायरेक्टली यहां मिल गई 4, z की वैल्यू 3 मिल गई, x की वैल्यू 1 मिल गई, और 5 कैंसल। ओके, बस x, y, z मुझे हमें फाइंड करना था, जो मिल चुका है। सो सेकंड केस क्या है? इसी एग्जांपल में x प्लस वाई, 5 प्लस जेड, 2 और एक्स वाई, 6 2 5 8। चलो, अगर ये मैट्रिसेस इक्वल है तो हमें एक्स, वाई और जेड बताओ। चलो, सबसे पहले x प्लस वाई 6 होता है, x प्लस वाई मुझे मिला यहाँ पे 6, दूसरा 2 तो कैंसल, 5 प्लस जेड मुझे 5 मिला। देखो 5 प्लस जेड 5 मिल रहा है, तो z की वैल्यू डायरेक्टली यहाँ से मिल जाती है 0। ठीक है, चलो, अब एक्स वाई 8 मिला है, एक्स वाई मुझे मिला है 8। सो क्या करें? अब एक्स वाई है तो इसमें से कोई भी एक इसको 1 वेरिएबल बना देंगे। x प्लस वाई, y में कह सकता हूं कि 8 डिवाइड बाय x होता है। ठीक है, तो 8 डिवाइड बाय x होता है इज इक्वल टू 6। ठीक है, x यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 8 इज इक्वल टू 6x। तो इसको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसका बना दे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। 8 1 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8, तो इसके फैक्टर्स पढ़ेंगे x माइनस 4, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो x की हमें दो पॉसिबल वैल्यूज मिलेगी 4 एंड 2। x की दो पॉसिबल वैल्यू मिली हमें 4 एंड 2। आप कुछ भी ले सकते हो। चलो, मैं यहाँ सपोज करता हूँ कि मुझे x की वैल्यू, मैं यहाँ 4 ले लेता हूँ। मैं 4 को x की वैल्यू कंसिडर करता हूँ। तो x की वैल्यू अगर 4 है तो y की कितनी होगी? तो डायरेक्टली y की वैल्यू मिल जाएगी यहाँ पे 2। समझ में आ रहा है? क्योंकि x और y दोनों मिलके 6 है। नंबर 6 का ये थर्ड पार्ट है। यहाँ पे भी ये इक्वल मैट्रिसेस है, तो हम किस तरह से कंपेयर करें? x प्लस वाई प्लस जेड होता है 9, x प्लस वाई प्लस जेड हमें दिया हुआ है 9, दूसरा x प्लस जेड हमारे पास है 5, एंड y प्लस जेड हमारे पास है 7। सो इसको किस तरह से हम सॉल्व करें? सबसे पहले y प्लस जेड, यहाँ पे आप देख रहे हो y प्लस जेड होता है 9 माइनस एक्स। हो सकता है x वहाँ पे चला जाएगा,
ठीक है चलो, 9 माइन वाई प्लस जेड होता है 9 माइनस एक्स। तो y प्लस जेड की वैल्यू यहाँ 9 माइनस एक्स है हमारे पास, यहाँ y प्लस जेड की वैल्यू 7 दी हुई है, तो यहाँ 9 माइनस एक्स डायरेक्टली मैं यहाँ पुट कर सकता हूँ। 9 माइनस एक्स इज इक्वल टू 7, माइनस एक्स वहाँ पे जाएगा तो प्लस एक्स हो जाएगा, तो 9 एक्स यहाँ पे आएगा तो ये 7 यहाँ पे आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो x की वैल्यू मुझे डायरेक्टली मिल गई यहाँ पे 2। देख रहे हो, इट इज़ वेरी सिंपल। y प्लस जेड की जगह मैंने 9 माइनस एक्स रखा है, सिर्फ y प्लस जेड की जगह 9 माइनस एक्स रख दिया है। x की वैल्यू मेरे पास 2 है, तो z की वैल्यू भी मुझे मिल जाएगी, z की वैल्यू मिल जाएगी 5 माइनस 2 3, z की वैल्यू 3 है, तो अब z की वैल्यू 3 है तो x और z मिल गई है, तो y ऑब्वियसली मिल जाने वाला है, क्योंकि y प्लस जेड होता है, y प्लस जेड होता है 9 माइनस एक्स। चलो y को हमें फाइंड करना है, z की वैल्यू 3 है, 9 माइनस एक्स में मीन्स 9 माइनस 2 होता है 7, तो y इज इक्वल टू 7 माइनस 3 होता है 4, तो y की वैल्यू यहाँ पे होगी 4। सो वेरी सिंपल। सो नाउ 7th एग्जाम्पल, व्हेन फ्रॉम द इक्वेशन, देखो अगेन वही सिचुएशन है हमारे पास, a माइनस बी, 2a माइनस बी, 2a प्लस सी एंड 3c प्लस डी, -1 5 0 एंड 13। ये सेम सिचुएशन वापस हमारे पास अवेलेबल है यहाँ पे, ये दोनों इक्वल मैट्रिसेस है, तो हमें फाइंड करना है ए बी एंड सी। चलो a माइनस बी को मैं कंपेयर करता हूँ -1 से, 2 वेरिएबल है, 2a प्लस सी को कंपेयर करता हूँ 5 से, 2a माइनस बी को कंपेयर किया गया है 0 से, एंड फोर्थ 3c प्लस डी को कंपेयर किया गया है 13 से। सबसे पहले तो यहाँ पे आप देखें 2a माइनस बी, ओके, अब 2a इज इक्वल टू बी होता है, तो a इज इक्वल टू बी बाय 2 होता है, ठीक है, तो a इज इक्वल टू बी बाय 2 होता है। देखो डायरेक्टली ये जो वैल्यू है मैंने यहाँ पे रख दी, a की जगह पे मैंने b बाय 2 लिख दिया। अब b 2 इंटू बी, 2b इज इक्वल टू -2, ठीक है, b में से 2b जाएगा तो -b इज इक्वल टू -2, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो b की वैल्यू मुझे मिल जाएगी यहाँ पे 2। अगर b की वैल्यू 2 होती है तो 2 बाई 2 a की वैल्यू मुझे यहाँ पे मिलती है 1, a और b मिल गया। नाउ जस्ट c फाइंड करना है और d फाइंड करना है। a मुझे 1 मिला है, तो 2 1 ज़ा 2 प्लस c इज इक्वल टू 5, तो c की वैल्यू यहाँ मिलती है 3, क्योंकि 5 माइनस 2 3 हो जाता है, 3 है तो 3 3 ज़ा, यहाँ 3c लिखा हुआ है तो 3 3 ज़ा 9, इसको मैं यहाँ सोल्व कर रहा हूँ, प्लस d इज इक्वल टू 13, तो d की वैल्यू मिल जाएगी 4, ठीक है। a इज इक्वल टू ए आई जे m इंटू एन, ओके, इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। इफ ये स्क्वायर मैट्रिक्स तभी बन सकता है, तो आपको पता है कि स्क्वायर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोस एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होते हैं, मतलब ये m इज इक्वल टू n होगा तभी ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो पाएगा। पहले ही समझा दिया आपको। सो नाउ 9th क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द गिवन वैल्यूज ऑफ x एंड y मेक द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मैट्रिसेस इक्वल। चलो कौन सी पेयर्स मैट्रिसेस को इक्वल बनाती है, तो वापिस वही कैलकुलेशन हम करें यहाँ पे। ज़ीरो 8 y माइनस 2 एंड 4। चलो ये कैलकुलेशन हम करें यहाँ पे, तो कंपेयर करेंगे 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 होगा, तो 3x इज इक्वल टू माइनस वाई होगा, तो x इज इक्वल टू माइनस वाई बाय 3। चलो फर्स्ट मिल गया। 5 इज इक्वल टू वाई माइनस 2, तो 5 इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 7 होता है, ठीक है, ये भी हो गया। अब y प्लस 1 इज इक्वल टू 8, तो y इज इक्वल टू 7 होता है, यहाँ से भी मिल जाता है y इज इक्वल टू 7, ठीक है। अब y इज इक्वल टू 7 है तो x क्या होता है -7 बाई 3, तो यहाँ से फाइंड करो या यहाँ से फाइंड करो। x और y आपको मिला, x की वैल्यू मिली आपको -7 बाई 3 और y की वैल्यू मिली 7, तो ये किस में आता है -7 बाई 3 एंड 7, ओके। x की वैल्यू -7 बाई 3 और y की वैल्यू 7, ऐसा कोई पॉसिबल ही नहीं है, तो नॉट पॉसिबल टू फाइंड, इसका आंसर आएगा बी, ठीक है।
सो नाउ लास्ट, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ 3x3 विच एंट्री 0 और 1। देखो अब क्या है ये, देखो हमने जब रियल नंबर्स पढ़ा था, सॉरी हमने जब रिलेशन एंड फंक्शंस पढ़ा था, रिलेशन एंड फंक्शंस में नंबर ऑफ पॉसिबल एलिमेंट्स अगर आपको फाइंड करने हैं, आपको नंबर ऑफ पॉसिबल एलिमेंट्स अगर आपको फाइंड करने हैं, तो मैंने आपको ये फॉर्मूला दिया था, आपको ये कार्टेशियन प्रोडक्ट में हमने देखा था। कार्टेशियन प्रोडक्ट में नंबर ऑफ पॉसिबल एलिमेंट्स अगर आपको फाइंड करने हैं तो ये फॉर्मूला है, ठीक है। जैसे कि हमने P क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन, अब और Q क्या है, वो भी नंबर ऑफ एलिमेंट इन। अब ये किस में होगा, तो P चलो देख लो, नंबर ऑफ पॉसिबल एलिमेंट इन रो, और ये इसको ले लेते हैं कॉलम और रो। अब देखो मैट्रिक्स कौन सा है, 3x3 मैट्रिक्स है, 3x3 मैट्रिक्स है, तो नंबर ऑफ पॉसिबल एलिमेंट्स इन रो एंड कॉलम दोनों 3 होंगे, तो आंसर क्या आएगा 2। 3x3 तो होता है 9 और 2⁻9 होता है 512, तो इसका आंसर आएगा 512। सो यहाँ पे एक्सरसाइज कंप्लीट होती है आपकी। सो नाउ 1-2 दिन में नेक्स्ट एक्सरसाइज और उसका इंट्रोडक्शन आ जाएगा, तो बने रहिए। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।